अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 101 के ग्रैंड क्विज़ का वेरीफाइड सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये MTH 101 के ग्रैंड क्विज़ का चौथा सेट है। इससे पहले भी हम 3 सेट्स का वेरीफाइड सोल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उन सारी वीडियोज़ के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूँ। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर डेट भी मेंशन्ड है और टाइम भी मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 5-3 एंड हुज स्लोप इज -1। हमारे पास एक लाइन है जो कि पॉइंट 5-3 से पास करती है और उस लाइन की स्लोप भी हमें गिवन है -1, और हमसे पूछा गया है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। हमारे पास लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का जो जनरल फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में लेट सपोज ये हमारे पास जो पॉइंट है ये 5-3 पॉइंट है, और इस पॉइंट में से हमारे पास एक लाइन पास करती है। ये 5-3 पॉइंट है और इसमें से एक लाइन पास करती है जिसकी स्लोप हमें गिवन है m इज इक्वल टू -1। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए जो जनरल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाली है, y-1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो x1 y1 है ये वाला, और हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, तो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। -3 इज इक्वल टू -1 टाइम x माइनस 5। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी। है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जहां पर एक लाइन गिवन हो जो किसी पॉइंट से पास करती है और उस लाइन की स्लोप हमारे पास गिवन हो, तो हम इस फार्मूला को यूज करके उसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू 2 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद स्लोप 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसकी वजह क्या है, हमारे पास ये y इज इक्वल टू 2 जो है ये एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये y1 है, ये y2 है, और y इज इक्वल टू 2 का जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली एक लाइन बनेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, अगर आपसे ये कहा जाए x इज इक्वल टू 2, तो उस केस में हमारे पास जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी, ये x1 है, ये x2 है, तो हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। तो इस तरह आप अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली जो है ना वो डील कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। वी increase the number of rectangles to get the better approximation of area under the curve and the given interval on the x-axis in the area as a limit approach। इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसकी वजह क्या है, हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए जो सबसे बेसिक हमारे पास टेक्निक है ना, वो हम लिमिट को यूज़ करके हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट में इंटीग्रेशन के फार्मूलाज जब नहीं थे तो उस टाइम हम इस तरह से हमारे पास एरिया अंडर द कर्व हम इस तरह से फाइंड करते थे कि जो कर्व के नीचे एरिया है उसको हम जो है ना वो स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लेते थे, और हर एक रेक्टेंगल का हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं बेस मल्टीप्लाई हाइट के फार्मूला से। तो जितनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा होंगी उतना हमारे पास जो एरिया का रिजल्ट आएगा, जो अप्रोक्सीमेशन आएगी वो अच्छी अप्रोक्सीमेशन हमें मिलेगी। तो इस वजह से जब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करते हैं तो हमें अच्छी अप्रोक्सीमेशन मिलती है। दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। डैश ऑफ डोमेन मस्ट हैव इमेज इन द रेंज अंडर द डिफाइंड फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि किसी डोमेन के ऊपर डिफाइंड है, तो डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन जो है ना, फंक्शन की रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव इमेज इन द रेंज अंडर द डिफाइंड फंक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एट अ कॉर्नर a tangent line does not exist because the slopes of the secant line
डू नॉट हैव अ टू साइडेड लिमिट। ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। उसकी वजह क्या है? हमारे पास यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास किसी कर्व का ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। और हमारे पास ये जो पॉइंट है ये कॉर्नर पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे पास कर्व इस तरह हो तो यहाँ पर अगर हम दो पॉइंट जो कि एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं उनके उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, जो सेकंड लाइन बनती है उस सेकंड लाइन की जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन कॉर्नर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। Let f be defined on an interval and x1 x2 are the points in that interval, then f is decreasing on the interval if f of x1 is greater than f of x2 whenever x1 is less than x2। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशंस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये 4 पॉइंट्स हैं। लेट f be defined on an interval and let x1 x2 denote points in that interval. F is increasing on the interval if f of x1 less than f of x2 whenever x1 is less than x2. F is decreasing on the interval if f of x1 is greater than f of x2 whenever x1 is less than x2। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये B है, हमारे पास यही स्टेटमेंट वहाँ पे एज ए MCQs आई हुई है, ठीक है। तो इस वजह से आपने इन तीनों स्टेटमेंट्स को देख लेना है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 जो है ना वो एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। सपोज a and b are any 2 points, 2 positive real numbers. If a less than b, then 1 over a will be greater than 1 over b. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये लिखा हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये हो 2 less than 3, अगर 1/2 करूँगा तो वो ऑफकोर्स बड़ा होगा 1/3 से, क्योंकि 1/2 जो है वो 0.5 होता है और जो 1/3 है वो 0.33 होता है। तो ये 0.5 बड़ा है 0.3 से, तो इस वजह से जो इनका इन्वर्स होगा वो बड़ा होगा। इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज -4 एंड y इंटरसेप्ट इज 2। हमारे पास जो लाइन की जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके। अच्छा, अगर आपके पास जो लाइन वो किसी पॉइंट से पास हो रही है और उसकी स्लोप गिवन है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। सो बाय द वे अभी हमने यहाँ पर ये यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू गिवन है जो कि -4 है, और y इंटरसेप्ट इस फार्मूले के अंदर ये जो c है ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने जस्ट यहाँ पे m और c की वैल्यू पुट करनी है, इस जनरल फॉर्म है तो आपको आंसर मिल जाएगा। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। इफ f of x is equal to sin x and g of x is equal to sin 2x, then the derivative of f of x plus g of x is। आप जस्ट दोनों फंक्शन को ऐड करें और ऐड करने के बाद f of x plus g of x का डेरिवेटिव ले लें। तो हमारे पास यहाँ पे f of x plus g of x जो है दिस इज इक्वल टू sin x plus sin 2x। अब ज़रा इस सारे का डेरिवेटिव ले लें, f of x प्लस g of x, इस सारे का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx लेते हैं तो राइट साइड पे भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस यहाँ पे sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की जानब। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ f of x is equal to x square plus 2x plus 3 then which of the following is not true about it। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इन चारों में से चारों ऑप्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है, जो स्टेटमेंट इस फंक्शन के लिहाज से सही नहीं है वो आपने चूज़ करनी है।
तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसकी वजह ये है ना कि पहले ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इस फंक्शन के बारे में वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इस वजह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसकी वजह क्या है, हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, बाय यूजिंग पावर रूल ये 2x + 2 आ जाएगा, और इस डेरिवेटिव का अगर हम एट x = 4 वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो जो वैल्यू आती है वो 10 आती है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है कि इट्स डेरिवेटिव एट x = 4 इज़ 5, जो कि स्टेटमेंट गलत है। इस वजह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। If 0, 0 and 2, 2 are any 2 points on a curve, then the square of the length of the secant segment between these points is। तो यहाँ पर बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपके पास एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है वो 0, 0 है, ओरिजिन है, और जो दूसरा पॉइंट है वो 2, 2 है। और हमसे पूछा गया है कि इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो सेकेंड लाइन बनती है उस लाइन का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द लाइन ऑफ द सेकेंड सेगमेंट। तो बेसिकली हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और उसका स्क्वायर भी लेना है। तो यहाँ पर हम पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पहले को आप x1 y1 कह दो, ये x2 y2 है, तो यहाँ पर 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा, और सारे का स्क्वायर रूट, दिस इज 8 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर उसने कहा था स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड सेगमेंट। तो यहाँ पर दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर लें तो d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8। इस वजह से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप्स हो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, द पॉइंट 4 लाई इन द इंटरवल -∞ to 5। तो -∞ से लेके 5 तक जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल, 4 इसके दरमियान ही है ऑफ कोर्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इफ f of x is equal to 2x plus 2 and g of x is equal to x square plus 3x, then the derivative of f of x plus g of x is। दोनों को आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है। इस तरह का हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जिसमें sin x और sin 2x दो फंक्शंस थे और उनको ऐड करने के बाद हमने डेरिवेटिव लिया था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप देख लीजिएगा, जस्ट आपने दोनों फंक्शंस को ऐड करना है, सिंपल से दो फंक्शंस हैं, और ऐड करने के बाद आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इन्वॉल्व है। इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, जब एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड पे इसके बाय प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू -3। यहाँ से दो इक्वेशंस बनेगी, 4x + 7 इज इक्वल टू -3, और दूसरी इक्वेशन है -4x + 7 इज इक्वल टू -3। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, दोनों को आप सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो -10 डिवाइडेड बाई 4 आएगी। इसको सॉल्व करें तो ये -5/2 आती है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 - 7, तो -4 डिवाइडेड बाई +4। कैंसिलेशन के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी। तो आप देख लें हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसमें x की यही दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं, इस वजह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानब। यहाँ पर लॉ की प्रॉपर्टी जो है ना वो हमने अप्लाई करनी है। ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सेट 1, 2 और 3 में भी आए हैं। log of m to the base b plus log of n to the base b is equal to log of mn to the base b। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इफ f of x is equal to 107 की पावर 2 then f prime of 2 is equal to। तो यहाँ पर बेसिकली जो f of x गिवन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमारे पास जो f of x है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 107 की पावर 2। इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो f प्राइम ऑफ x जो आता है वो बेसिकली 0 आता है,
क्योंकि यहाँ पर जब हम पावर रूल यूज़ करते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जब हम पावर रूल यूज़ करेंगे टू स्टार्ट में 107 की पावर से एक हम माइनस करेंगे तो 2 - 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस जो है ना वो 0 आ जाता है, तो इस वजह से ओवरऑल ये 0 आ जाएगा। और एफ प्राइम ऑफ 2 जो है वो भी 0 ही आएगा, तो इस वजह से जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ है वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये किसी ने गलती से मार्क किया, जिसको आप काइंडली सही कर लें। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानब। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 6। द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स आता है, और डिवाइडेड बाय 6 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो माइनस साइन एक्स ओवर 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जानब। डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स जो है ये इसका आंसर आता है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जानब। if y is equal to f of x, then the average rate of change of y with respect to x over the interval x naught comma x1 is the slope of secant line joining the point x naught f of x naught and x1 f of x1 on the graph of f। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बेसिकली जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है ना एक इंटरवल के अंदर, वो बेसिकली सीकेंड लाइन जो होती है उसका जो है ना वो स्लोप ही होती है। डेरिवेटिव और स्लोप एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानब। व्हेन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, देन वर्टिकल टेंजेंट अकर। जो वर्टिकल लाइन होती है बेसिकली उसकी स्लोप जो होती है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होती है, इस वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की जानब। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स इज। तो यहाँ पर बेसिकली आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। तो जब आप दोनों साइड पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, और राइट साइड पर भी जब आप डी बाई डी एक्स लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमने क्वोशिएंट रूल यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट कलेक्शन ऑफ सम स्टार्स इन द स्काई। ये बेसिकली सेट की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जानब। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। What is the value of sin 3x divided by 6x as x approaches to 0? तो यहाँ पर हमने बेसिकली सैंडविच थ्योरम को यूज़ करना है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हमारे पास लिमिट जो है वो कह रहा है कि x अप्रोचेस टू 0 करनी है आपने, और sin 3x डिवाइडेड बाय 6x इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अगर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपका हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ करनी है। जैसे कि ये जो डिनोमिनेटर में 6x लिखा हुआ है, अगर इस 6x की जगह पे मैं 3x मल्टीप्लाई 2 लिख लूँ, तो जो ये वाली चीज़ है ना इस पर हम सैंडविच थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये 1 के बराबर होगा, 1 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर 1/2 आएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह की क्वेश्चंस को आपने जो है ना गौर से देखने हैं। कुछ अलजेब्राइक टेक्निक या ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करके आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जानब। चेन रूल सेज दैट इफ g इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x एंड f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट g of x, then composition of f g of x is differentiable at the point x। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो g of x है वो डिफरेंशिएबल है x के ऊपर, तो जो हमारे पास f ऑफ g of x होगा वो डिफरेंशिएबल होगा x के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जानब। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है। किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ लिखा होता है उसको हम इलादा करके वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। इफ टू लाइन्स हैव स्लोप -3 and 1/3 respectively, then these two lines are perpendicular
उसकी वजह ये है कि जब दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो वो दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर जो दोनों स्लोप्स गिवन है लाइंस की, उनको हम इस फार्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो आंसर हमें -1 मिलता है। इस वजह से ये दोनों लाइंस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की जानब। MTH 101 के ग्रैंड क्विज का ये चौथा सेट हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वेरीफाई करने के बाद, और इनको मैं सिखा भी रहा हूँ कि कैसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, अ फंक्शन f is called continuous from the right at point C if f of C is defined and right hand limit f of x exists and right hand limit f of x is equal to f of C. ऑप्शन A is the correct option. ये सेट 3 में मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि अगर किसी पॉइंट के राइट हैंड साइड से हम उसको अप्रोच करते हैं और राइट हैंड साइड वाली लिमिट अब फाइंड करते हैं और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? अगर राइट हैंड साइड वाली जो लिमिट है फंक्शन की वो एफ ऑफ सी के बराबर आ जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी के बराबर आ जाए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की जानब। स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4x + 99 एट द पॉइंट 99, 100 इज। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आपने इसकी स्लोप बतानी है। स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स -4x + 99 एट द पॉइंट 99, 100 इज। तो हमारे पास स्लोप यहाँ पे x के साथ -4 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास होती है, इसकी स्लोप हमने बतानी है, तो स्लोप सामने लिखी हुई है, x के साथ जो लिखा होता है वो स्लोप होती है। -4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की जानब। ये सेट का आखिरी क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन f of x is equal to x² - 4 is concave down on the interval, ये कौन से इंटरवल पे concave डाउन होगा? ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आपको concave डाउन की जो डेफिनेशन है उसको आपको देखना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, -∞ से 0 तक हमारे पास जो इंटरवल है इसमें ये concave डाउन होता है, और यहाँ पे इसको मैं concave डाउन का आपको बता नहीं सकता क्योंकि इसको मैंने अभी रेडी नहीं किया। तो इसको रेडी करने के बाद जो नेक्स्ट सेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो डिटेल के साथ बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।